जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये तो आपने कई बार सुना ही होगा। देखिए, अगर दिल की गहराइयों तक उतरना हो, जज्बातों को समझना हो, दर्द को जगाना हो या फिर प्यार जगाना हो, किसी भी तरह की भावनाओं को जगाना हो, तो कविताओं का और शायरियों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको भक्ति भाव जगानी हो तो उसके लिए भी आपको कविताओं की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको देशभक्ति जगानी हो तो उसके लिए भी आपको कविताओं की आवश्यकता पड़ जाती है। कई बार होता है ना कि जब हम किसी कवि को सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके उस वक्त के जज्बात कई बार हमारे उस वक्त के हालात से मेल खा रहे होते हैं। आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है उन्हें लोग इंटरनेशनल कवि कहते हैं। उनके अंदर एक तेज है, एक ओज है, और जब वो बोलते हैं, जिस प्रखरता के साथ अपनी कविताओं का पाठ करते हैं, लोग उनके कायल हो जाते हैं। इसलिए तो उन्हें इंटरनेशनल कवि के तौर पर जाना जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उनको लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ मिला करके देखते हैं कि उनकी कविताओं में वही जोश, वही ओज है जो रामधारी जी के पास या उनकी कविताओं में, उनकी लेखनी में हुआ करता था। आज हमारे बीच में हैं कवि अर्जुन सिसोदिया जी, जो वैसे तो किसी भी तरह के परिचय के मोहताज हैं ही नहीं, फिर भी मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। बाकी उनका परिचय वो स्वयं देंगे अपनी कविताओं के माध्यम से। मैं यहाँ उनको एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार योगिता जी, मैं अच्छा हूँ। और आप सभी कैसे हैं? और आपके दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको धन्यवाद कि आपने साक्षात्कार के लिए मेरा चयन किया। सर, असल में आप जिस श्रेणी के कवि हैं, मुझे लगता है कि उस श्रेणी के कवियों से बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव हो जाता है, क्योंकि आप राष्ट्र की बात करते हैं और आपकी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जग जाता है। तो मुझे लगता है कि आपने मुझे ऑब्लाइज किया है, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय मुझे दिया आज। सर, चूंकि आप एक कवि हैं और अभी हाल फिलहाल में ही कारगिल दिवस गया है, तो अगर हम कार्यक्रम की शुरुआत, थोड़ी सी आवाज आवाज हेडफोन मेरे पास है नहीं, आवाज थोड़ी सी स्लो हो रही है आपकी। आपको आ रही है ठीक से आवाज? हाँ, नहीं वैसे तो आ रही, थोड़ी स्लो। हाँ कम जी। आ रही थी आपको? ठीक है। मैं ये कह रही थी कि कारगिल दिवस अभी हाल में ही गुजरा है, तो देशभक्तों के नाम पर अगर आपकी एक प्यारी सी कविता सुनने को मिल जाए तो मेरा बहुत बड़ा बोलूंगी सौभाग्य रहेगा। जी योगिता जी, हाँ जी सर। मेरे शिष्य योगेंद्र यादव कारगिल युद्ध के महानायक हैं। जी। तो 19 वर्ष की अवस्था थी उन्हें और वो कारगिल लड़ना था उन्हें। टाइगर हिल पर उन्होंने तिरंगा फहराया, 17 गोलियां योगेंद्र यादव जी को, और 19 साल के उस बालक ने 17 गोलियां खाकर के उन विषम परिस्थितियों में बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार करके उस बंकर को जीता और टाइगर हिल को फतेह किया। तो इस देश की नौजवान पीढ़ी में कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, जो उनके साथी थे, किसी ने कारगिल पे झंडा फहराया, किसी ने तोलोलिंग पर, और योगेंद्र यादव ने टाइगर हिल पर। मैं जी न्यूज के कार्यक्रम में वहां गया 2018 में, 5 दिन में कारगिल रहा। मैंने देखा वो इतना जटिल स्थान था और वो युद्ध इतना कठिन था योगिता जी, कि मुल्क के बेटों को प्राण हथेली पर रख करके ये सुनिश्चित था कि बचने की संभावना बहुत कम है, प्राणोत्सर्ग की संभावना प्रबल, लेकिन एक के बाद एक बेटे हिंदुस्तान के अपनी अपनी
सीढ़ियां बन करके अपनी देह को सीढ़ियां बना करके ऊपर दूसरे को चढ़ाते रहे और शहीद होते रहे। उस विषम परिस्थितियों में हिंदुस्तान के बेटों ने वो लड़ाई जीती और मैं वहां रहा तो वो पंक्तियां मुझे याद है कि जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा। 500 कुछ बेटे शहीद हुए, कभी करगिल जाए तो उनके स्मारक आपको रोमांचित करेंगे। उन बेटों की समाधियों को देख करके मैंने जो फूटा वो लिखा कि जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा मुल्क पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा, गए अंदाज जीने और मरने का सिखा करके तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। हमारी स्वतंत्रता, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये 75 वर्ष, इस उत्सव और आनंद के साथ ये 75वां वर्ष हमने आजादी का मनाया। ये उन्हीं बेटों की वजह से जो सरहद पर आज भी +50 डिग्री के तापमान में या -50 डिग्री के तापमान में खड़े होंगे। तो हम चाहे ये साक्षात्कार करें या आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं या तमाम उत्सव मनाएं, इन उत्सवों का सारा श्रेय सैनिकों को जाता है, हमारे देश के उन बेटों को, रणबांकुरों को जाता है जो करगिल लड़े, जो सरहदों पर खड़े हैं, जिन्होंने 65 लड़ा, 71 लड़ा, लेकिन हिंदुस्तान के तिरंगे को झुकने नहीं दिया आपने। चाहे वो अब्दुल हमीद हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, विक्रम बत्रा हो, मनोज पांडे हो, कितने सारे शहीद, गणना नहीं की जा सकती इस देश को बनाने में जिनका योगदान जुड़ा। और मैंने तो योगिता जी इस मुल्क के बेटों की तरुणाई के पराक्रम के अतिरिक्त कुछ लिखा नहीं। मेरा मानना यह है, मैं कभी निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि पीढ़ियां बदचलन हो गई, मुल्क की नौजवान पीढ़ियां कैसे बदचलन हो गई साहब? हमला सरहद का हो या हमला संसद का, इस मुल्क के बेटों को जब भी आदेश दिया, जब भी हाथों की जंजीरें खोली गई, पांव की बेड़ियां खोली गई, इस मुल्क के बेटों ने अपने क्रांति से, शौर्य से, पराक्रम से युग बदल दिए, इतिहास बदल दिए। उन्होंने वो संसद का हमला भी हमें याद है, एक बेटी कमलेश कुमारी शहीद हुई थी, 7 बेटे शहीद हुए थे। आतंकवादियों के गंदे पांव विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में गिरने नहीं दिए, चाहे अपने प्राण दे दिए। मैंने पंक्तियां लिखी इन शहीदों के नाम। मैं जानता हूं कि सेना में और पुलिस में बहुत अनुशासित बेटे नहीं जाते, बहुत धनाढ्यों के बेटे नहीं जाते। उन्हें तो मैनेजमेंट करना सिखाया जाता है, उन्हें तो पैकेज लेने सिखाए जाते हैं, वो तो धन के लिए जीते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि शहादत पर कैंडल मार्च कर देंगे शहीदों की, लेकिन जो बेटे कुर्बान होते हैं उनका जज्बा क्या होता है। मैंने पंक्तियां लिखी कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। तो वही उद्दंड बेटे देश के काम आएंगे जिनको आपने आवारा कह दिया, वही उच्छृंखल बेटे, उन्हीं में कुर्बानी देने का जज्बा होता है, पराक्रम गढ़ने का जज्बा होता है। तो संसद के हमले के संदर्भ में मैंने 4 पंक्तियां लिखी। कई बार हम जो जंग हमने, हिंदुस्तान के बेटों ने, भारत के बेटों ने सरहद पर अपने प्राण देकर के, अपना रक्त देकर के जीत ली, लेकिन हम समझौतों की मेजों पर वो जंग हार गए। चाहे शिमला का समझौता रहा हो, चाहे ताशकंद का समझौता रहा हो, चाहे करगिल के बाद का समझौता रहा हो आगरा में। मैं 4 पंक्तियां उन बेटों के लिए पढ़ता हूं, सैनिकों के लिए, कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। बच्चे, जरा सा बच्चे तो बच्चे होते, देखिए बंदर और बालक शांत बैठ जाए तो समझो अस्वस्थ है। मैंने डिग्री कॉलेज में दिन पढ़ाया, मैं प्रिंसिपल रहा। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्दियां पहन करके देश की आंतरिक सुरक्षा में खड़े हैं, सरहदों पर खड़े हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत उच्छृंखल थे, लेकिन मैं उनकी देशभक्ति देखता हूं। अब खड़े हैं, वो ग्लेशियर पर खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं। मैं उनकी बातें सुनता हूं तो मैं रोमांचित होता हूं। तब कहता हूं कि पथभ्रष्ट
तो होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में जब कुछ लड़के ये नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तभी योगिता जी हरियाणा में 2 बच्चों के शव आए तिरंगे में लिपट करके सरहद से। एक का नाम था कैप्टन कपिल कुंडू और एक का नाम कैप्टन पवन। दोनों अपने घर के इकलौते चिराग, अपने अपने घर के अपनी माओ के इकलौते बेटे। मैंने कहीं किसी साक्षात्कार कहीं लिया, राजस्थान में पत्रकारों ने किसी ऐसी दादी का जिसका पोता शहीद हो गया सरहद पर, लाठी टिका करके चल रही थी। पूछा, दादी अम्मा कैसा महसूस करती हो, पोता सरहद के नाम हो गया, देश के नाम हो गया। तो उन्होंने जो जवाब दिया, देश बनता किस बात से। अभी पीछे कुछ लोगों ने कहा कि ये देश रहने लायक नहीं रह गया, हम इस देश को छोड़ करके जाना चाहते हैं। कमाल हो गया। ये देश रहने लायक नहीं रह गया तो किसकी वजह से नहीं रह गया? ये देश रहने लायक बनेगा तो कौन बनाएगा? ये जिम्मेदारी किसकी होगी? दौलत यहां से पाई, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने शोहरत यहां से पाई, पैसा यहां से कमाया, चल रहा है। और अब आप इस देश को छोड़ करके चले जाओगे। यद्यपि तो देश में कुछ भी ऐसा नहीं कि देश रहने लायक नहीं रहेगा। इससे अच्छा देश आज भी कोई नहीं दुनिया में। मैं पूरी दुनिया घूमा हूं। बचपन में कहानी सुनी अपने दादा से। एक बार जंगल में आग लगी, जंगल जलने लगा, वन जलने लगा। तो उस पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। जब बरगद जलने लगा तो बरगद ने देखा कि वो पक्षी उड़े नहीं। तो उसने, बरगद ने पक्षियों से कहा कि आग लगी वन खंड में, धू धू जलते पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। पक्षियों, ये वन खंड जल रहा है, ये जंगल जल रहा है, मैं भी चल रहा हूं, लेकिन तुम्हारे, मेरी तो नियति है, मैं चल नहीं सकता, मैं जड़ हूं, लेकिन तुम तो चल सकते हो, उड़ सकते हो, तुम क्यों जल रहे? तो जो पक्षियों ने जवाब दिया पेड़ को, यही देशभक्ति होती है। पक्षियों ने कहा, फल खाए जिस वृक्ष के गंदे कीने पात, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, जिए मरेंगे साथ। यही देशभक्ति होती है। तो मैंने जब ये हुआ और वो बेटे लिपट करके आए तिरंगे में, तो दादी से पूछा, दादी बुढ़ापे की लाठी चली गई, बुढ़ापे का सहारा चला गया। तो उन्होंने जो कहा वो रोमांचित करने वाली बात है, देश इन बलिदानों से बनता है। उन्होंने कहा, माना कमर झुकी हुई है थकान से, माना कमर झुकी हुई है थकान से, पर सर तो ऊंचा उठा हुआ है स्वाभिमान से। बेटा सरहद पर शहीद हुआ है, ये गौरव है, देश के लिए गया है। और उन माओं से जब पत्रकारों ने पूछा रोने की वजह, कमाल की माएं हिंदुस्तान की, जो अपने दूध की सौगंध देकर के बेटों को सरहद पर भेज देती हैं, ये कह करके कि दूध को मत ल जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। माओं ने कहा कि रोती इसलिए नहीं है कि बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोती हैं तो इसलिए रोती है दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। तो उनको प्रणाम करते, उन माओं को प्रणाम करते हुए, देश जिनके बलिदानों से बना, जिनके दूध की कोख से देश बना, उनको प्रणाम करता हूं कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है। बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने, बड़ी मां से बड़ा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। उन माओं को प्रणाम। मैं बेटियों के
मैं इस हिंदुस्तान की बेटियों को, और योगिता जी आप भी देश की लाडली बेटी हैं, मैं सैल्यूट करता हूं। जब ये मुल्क एक सौ तिरंगा आकाश में ओलंपिक खेलों में उठने की प्रतीक्षा कर रहा था कि तिरंगा आकाश छुए, तब साक्षी और सिंधु तिरंगे को लहराती हुई लौटी तो देश रोमांच से भर गया। करगिल में के बाद पुलवामा हुआ। पुलवामा घटना के बाद मेजर डोंडियाल का शव आया उत्तराखंड में। पहाड़ का बेटा पर्वत की चोटियों की रक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट करके आ गया, शहीद हो गया। और उनकी पत्नी ने, ये जो मैं वाक्य बोल रहा हूं इसमें एक भी शब्द मेरे कल्पना का नहीं, मेजर डोंडियाल की पत्नी ने ताबूत का चुंबन किया, आंखों में अंगारे भरे, भारत मां का जय घोष किया और आक्रोश आंखों में भर करके जो उन्होंने दो वाक्य बोले। शिकायत भी बेटी किस लहजे में करती है हिंदुस्तान की, मैं थ्रिल हो जाता हूं जब जब मुझे उनका वो साक्षात्कार याद आता है। आज वो खुद सेना में है। उन्होंने कहा, मेजर डोंडियाल आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे करते हो। मेजर डोंडियाल आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा इश्क मुझे करते हो। मेजर आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते थे। लेकिन फक्र तो इस बात का है मेजर, ये झूठ सचमुच झूठ ही निकला, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत, मुझसे भी ज्यादा इश्क, मुझसे भी ज्यादा प्यार अपने वतन से करते थे, अपने तिरंगे से करते थे। इस पर जब फक्र करें इस देश की बेटियां, तो इस देश का कोई क्या बिगाड़ सकता है। करगिल नीम का थाना एक जगह राजस्थान में, अपनी शहादत से पहले अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखा सैनिक ने। यह बात अलग है कि पत्र बाद में पहुंचा, सैनिक का शव पहले पहुंच गया। उसने पत्र में लिखा था कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। पत्नियों को चिंता होती है, परिवार को चिंता होती है, उस चिंता में एक पत्र लिखता है सैनिक, हिंदुस्तान का बेटा, सरहद से राजस्थान का बेटा, कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। देश सर्वोपरि, देश सबसे बड़ा। सैनिक पैसे के लिए नहीं लड़ता, सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता, तो मूंगफली का ठेला लगाने वाला अजीब का चला लेता है, सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ खोमचे वाला चला लेता है। सैनिक लड़ता है देश के लिए। और ये जो तिरंगा लहरता है, ये तिरंगा हवा से नहीं लहरता, ये हिंदुस्तान के सैनिकों की सांसों से लहरता है, ग्लेशियर पर खड़े हुए बेटों की सांसों से लहरता है, पराक्रम से लहरता है। उन बेटों को सैल्यूट। योगेंद्र जब लौटा, मैंने योगेंद्र से पूछा, योगेंद्र यादव से, 19 साल की उम्र, क्या चल रहा था तुम्हारे भीतर, कैसे इतना बड़ा इतिहास रच के लौटे हो? मैं देख करके आया हूं उस जगह को, स्वयं करगिल में। तो क्या दिखता है एक सैनिक को, क्या जज्बा होता है जब जा रहा होता है? कुछ नहीं दिखता, ना प्राण दिखते, ना परिवार, ना बेटा, ना पत्नी, ना पिता, ना पुत्र, कोई नहीं दिखता। भाई वापस भी दौड़ सकता है, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं कि हिंदुस्तान का सैनिक कोई पीठ दिखा करके सरहद से वापस लौटा हो। तो मैंने कि क्या चल रहा होता है योगेंद्र उस समय? तुम्हारी बहुत छोटी सी आयु थी और मुझे लगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद करके निकला इस बार। पहले तो घिर गया था कुरुक्षेत्र में, लेकिन 17 साल की उम्र उसकी थी, 19 साल की उम्र इस अभिमन्यु की थी। तो उसने जो बताया, मैंने उसे कविता में पिरोया। रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर, साथ में तिरंगा था। तिरंगे के सिवा कुछ और नहीं दिखता था, हर एक सैनिक की बात में तिरंगा था। गोले गोलियों की बरसात भी हिला ना सकी, प्राण में था देश, जज्बात में तिरंगा था। और कोई भला कैसे रोक पाता रणबांकुरों को, सीने में थी आग और हाथ में तिरंगा था। केवल देश दिखाई देता है, देश का स्वाभिमान दिखाई देता है, तिरंगा दिखाई देता है। कुछ लोगों ने कहा सबूत दो, सैनिकों के बलिदानों के सबूत दो, सैनिकों के पराक्रम के सबूत दो। आरोप लगाए गए कि इस देश की प्रतिष्ठ है, तो जैसा बंसी का चरित्र है वैसा वो मानने लगे। दुख होता है और कुछ नहीं कहा। 33 वर्षों में योगिता जी, जब जब होता है तो फूट पड़ता हूं और वेदना भी होती है। बेटों के बलिदानों पर करुणा भरी हुई होती है और राजनीति पर गुस्सा भरा होता है। या तो सैनिकों का पराक्रम और करुणा गाई उनके परिवारों की, या फिर राजनीति, उस बदतमीज राजनीति को जवाब दिए जिन्होंने ये कह दिया कि हमें इन हिंदुस्तान के बेटों के शेरों के सबूत दो। खैर, राजनीति तो जाने क्यों बनाई गई है। मुझे लगता था कि ये दुनिया को, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई है, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे हो गया कि इंसान स्वयं को चलाने लग गया है और दूसरे को कठपुतली समझने लग गया है। शायद अब यही राजनीति रह गई है। पर एक कवि के तौर पर जो आपकी भूमिका रही है, मुझे लगता है कि देश के सरहदों पर अगर हमारे सैनिक खड़े हैं
और देश की रक्षा कर रहे हैं, तो आप कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति के जज्बे को जगा रहे हैं। और ये बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि मैंने अक्सर वो गुलजार वाली शायरियां सुनी है, वो प्रेम वाली शायरियां, दिल टूटने वाली शायरियां सुनी है, लेकिन आपकी कविताएं ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि रोम रोम को बिल्कुल देश के प्रति समर्पित कर देने को उतावला कर देती है। आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा, देशभक्ति के लिए या देश के लिए कविताओं को लिखने का जज्बा कब और कैसे पैदा हुआ? क्या कोई खास इंसिडेंस था जिसने आपको मोटिवेट किया कि मैं सिर्फ देश के लिए लिखूं? योगिता जी, जिस अंचल में मेरा जन्म हुआ, इस अंचल को साठा चौरासी बोलते हैं। ये 150 ग्राम 140 गांव लगभग ये क्षत्रियों के गांव है, राजपूत समाज से हूं मैं। हम सिसोदिया हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अनेक युद्ध पीढ़ियों ने लड़े और आज भी मेरे गांव में, मेरे आसपास यहाँ ऐसे गांव हैं जहां हर गांव से, हर घर से एक बेटा सैनिक है वर्दी पहन करके। ऐसे भी परिवार हैं। यहीं मेरे पास में बहुत 15 किलोमीटर की दूरी पर एक सैदपुर गांव है। हर परिवार से एक बच्चा सरहद पर खड़ा होगा, हर परिवार से। कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जब उस क्षेत्र के बच्चों ने अपनी शहादत न दी हो। तो योगेंद्र यादव जिनका मैंने जिक्र किया, ये 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव है। यहाँ चप्पे चप्पे पर शौर्य के पराक्रम की कहानियां हमारी पीढ़ियों ने गढ़ी हैं। हमने स्मारक खड़े हुए देखे हैं शहीदों के। यहाँ बहुत सारे ऐसे शहीद स्तंभ हैं, क्षेत्र से गुजरोगी तो आप रोमांचित हो जाओगी। एक एक पेड़ पर अंग्रेजों के जमाने में 14 लोगों को फांसियां दे दी गई। उनके परिवार को बुलाया अंग्रेजों ने, और वहां ये कहानी मैंने बचपन में पढ़ी। मेरे से 10 किलोमीटर दूरी पर एक धौलाना गांव है, वो हमारे विद्यालय के पास में, वहां एक पीपल का पेड़ मैंने वो देखा। वो अब नहीं है, लेकिन उस समय तक वो पेड़ था जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। हमें बताया गया कि 1857 में गोरों ने, अंग्रेज सरकार ने इस क्षेत्र के 14 क्रांतिकारियों को एक साथ इसी पेड़ पर लटका करके फांसी दी थी। और उन 14 क्रांतिकारियों का बड़ा इतिहास था। 1857 के गदर जिसे घोषित किया, बाद में हमने उसे युद्ध घोषित किया, उसको मेरठ की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजी फौज दिल्ली से चली। तो इधर वो दिल्ली को पार करके, ये गाजियाबाद जनपद का अंचल है जहां मेरा गांव है, हिंडन नदी को पार नहीं करने दिया यहाँ के राजपूतों ने, यहाँ के शूरवीरों ने अंग्रेजों को काट दिया। आज भी आप जाकर के देखेंगे हजारों समाधियां बनी हुई हैं अंग्रेजों की, जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, जिनको घुसने नहीं दिया। फिर वो बागपत के रास्ते वापस गए और सोनीपत उधर से होते हुए मेरठ में उन्होंने एंट्री की। इसका इतना गुस्सा था अंग्रेजों में कि उसको तो शांत कर लिया उन्होंने धीरे से। झांसी की रानी और ये तमाम लोग शहीद हुए, बड़ी लड़ाई चली, वो लंबी मंगल पांडे तमाम लोग। लेकिन उसके बाद जब माहौल शांत हुआ तो उन 14 लोगों का पता लगाया और उन जिन्होंने नेतृत्व किया था इस क्षेत्र से उस आजादी की जंग का, उनको गिरफ्तार किया। उनके परिवार बुलाए गए और एक शर्त रखी गई, अगर कोई परिवार में से रोया तो उसको भी फांसी देंगे। देखिए कितनी बड़ी सजा। उनकी तो सजा जो है वो है, लेकिन परिवार के बुलाए गए, पिता बुलाए गए, पुत्र बुलाए गए, पत्नियां बुलाई गई और कहा कि अगर एक भी आंसू आंख से आया तो फिर फांसी तुम्हें भी दी जाएगी। इस अवस्था में फांसी दी गई। 14 कुत्ते उनके साथ बांध करके, क्रांतिकारी के साथ बांध करके गोलियां मारी गई। फिर एक ही गड्ढे में उनको उस पेड़ के नीचे दबा दिया गया। वो आजादी के बाद में हमारे यहाँ के एक विधायक रहे और एक बड़े शिक्षाविद रहे, मेघनाथ सिंह सिसोदिया। उन्होंने फिर उनको वहां से वो निकलवा कर, जो अस्थियों के अवशेष बचे हुए थे, उनको गंगा में तर्पण कराया और श्राद्ध वगैरह उनका किया। तो यहाँ पर हमारी पीढ़ियों में हर पीढ़ी ने कोई ना कोई सरहद पर खड़ी रही है। आज भी मेरे 2 भतीजे सेना में हैं, मेरे 2 भाई सेना में कर्नल से अभी रिटायर हुए हैं 30 जून को, मेरे एक भाई। तो हर युद्ध हमने लड़ा है। हम तो वो परंपरा में, वंश परंपरा में वो है। मेरे पिताजी भी बहुत सारे ऐसे संस्थानों से जुड़े रहे और उनकी शिक्षाएं, उनकी बताई हुई कहानियां, उनका बताया हुआ इतिहास, वो भी कवि थे। और उनका मन होता था कि मैं शौर्य ही लिखूं। जब मैंने थोड़ी सी उड़ान भरनी शुरू की बचपन में, विद्यार्थी जीवन में सब प्रेम लिखना शुरू करते हैं, प्रारंभ होता है प्रेम से।
लेकिन दिशाएं निर्धारित होती हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, सबसे बड़ा जो प्रेम होता है वो होता है देश प्रेम। तो गुरुओं की प्रेरणा, पिता की प्रेरणा, क्षेत्र का प्रभाव यहाँ का, कि मैं फिर जिस रास्ते पर चल पड़ा, यद्यपि अभी भी नवरस्तों में लिखता हूँ, लिखता तो सब कुछ हूँ, लेकिन पढ़ता मैं वीररस ही हूँ। विशेष रूप से मंचों पर अधिक मात्रा में वीररस लिखता हूँ। कोई घटना ऐसी नहीं होती कि जो घटना फिर मेरी कलम से छूटी रह जाए। यदि कहीं कुछ ऐसा सरहद पर हलचल होती है, या कहीं सैनिक का पराक्रम की कोई घटना मिले, या सैनिक के अपमान की कोई घटना मिले, तो फिर कलम अनायास चल पड़ती है। सर, मैंने आपकी एक खासियत देखी है। मैंने अक्सर आजकल के जितने भी कवि हैं, जब वो मंच पर कवि का अपनी कविताओं का पाठ कर रहे होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल होता है। क्योंकि इतनी बड़ी कविता होती है, इंसान भूल जाता है अपनी ही लिखी हुई चीज। पर मैंने आपको आज तक हाथ में एक पर्चा लिए हुए नहीं देखा। आपको अपनी इतनी कविताएं याद होती कैसे हैं? या आप वहां पे उसी वक्त कविताएं बना लेते हैं बात करते करते, या फिर लिखी हुई कविताएं आप याद करते हैं? कैसे करते हैं आप? योगिता जी, दरअसल में कला का जो क्षेत्र होता है, आर्ट का जो क्षेत्र होता है, वहां सफलताएं जुनून से आती हैं। वहां आपका शौक जो होता है वो जुनून की एक हद तक होता है। तब कोई खिलाड़ी बनता है, सचिन तेंदुलकर बनता है, इतिहास गढ़ने वाला विराट कोहली बनता है, महेंद्र धोनी बनता है। तब कोई नीरज चोपड़ा बनता है, भाला फेंकने वाला। तब कोई दिनकर बनता है, तब कोई झांसी की रानी बनती है। देशभक्ति का जुनून हो तो ऐसा कि मैं झांसी नहीं दूंगी, एक शपथ ले ली। एक 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 लड़की ने, 23 साल की बच्ची ने एक शपथ ले ली, तो ले ली वो शपथ। फिर चाहे बेटे को पीठ पर बांध करके लड़ना पड़ा, पर पीछे नहीं हटी। ये जुनून जो एक सीमा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो सकती। आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता का सूत्र केवल यही है। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप राजनीति में जाएं, आप समाज सेवा में जाएं, आप उद्योग में जाएं, व्यापार में जाएं, शिक्षा में जाएं, साहित्य में जाएं, पत्रकारिता में जाएं, खेल में जाएं, किसी जगत में आप जाएं। अटल बिहारी वाजपेयी बनने के लिए अटल ही होना पड़ता है, मोदी बनने के लिए मोदी होना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब मोदी बनता है कोई व्यक्ति। योगी, मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी कोई एक दिन में नहीं बनता। तो ये जो साहित्य का जो क्षेत्र है, इसमें अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग लेखन में बहुत पारंगत होते हैं। मैं रोमांचित होता हूं कि लोगों ने मैं दिनकर जी की जो पुस्तकें हैं वो तो हैं। एक उन्होंने पुस्तक लिखी है, संस्कृति के 4 अध्याय। अच्छा। संस्कृति के 4 अध्याय, वो योगिता जी इस पुस्तक से भी 1.5 गुना मोटी है। पढ़िए। अब आप देखो कि उसमें भारत का पूरा सांस्कृतिक इतिहास लिखा हुआ है। अब वो जितनी इतनी बड़ी पुस्तक, जितने अध्ययन का निचोड़ होगी, मैं ये सोचता हूं कि दिनकर जी ने पढ़ा कितना होगा। जिस आदमी ने इतना लिखा, उसने पढ़ा कितना होगा। तो उन्होंने राजनीति भी की, राज्यसभा के सांसद रहे, इतने बड़े कवि थे, इतने बड़े कुलपति रहे भागलपुर विश्वविद्यालय। तो वो आदमी जो इतना बड़ा आदमी था, उसको इतना लिखने का समय कब मिल गया। लेकिन रातों की नींद अपनी दे करके, कला को अपना सुख दे करके, कला को अपना सारी सुविधाएं त्याग करके कलाकार जीता है, और तब कुछ देश को थोड़ा सा दे पाता है। नहीं, हम 4 कविताएं, 2 दोहे, 2 पंक्तियां यदि ऐसी छोड़ गए, देखिए, कि जिससे कोई प्रेरणा ले ले, आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले लें, जो कहीं उसको प्रेरित कर सकें, जब वो परेशान हो, जब वो निराश हो, तो हमारा लिखना सार्थक होता है। और ये जुनून जो है, कविता दरअसल में जैसे आपकी 100 संतान हो, यानी मानस पुत्र हो, चाहे पुत्र हो, चाहे 10 हो, 20 हो, आप नाम नहीं भूलते ना बच्चों का, आप हो भी नहीं भूलते, आप उनके जन्मदिन नहीं भूलते, सब याद रहता है नहीं। माँ को तो बहुत याद रहता है कि उसकी क्या क्या खाने का क्या है। वो बच्चा यदि साल भर बाद आएगा, हॉस्टल से आए, तो वो वही बनाएगी जो उसे पसंद है नहीं। तो कविता क्या है, ये कवि की संतान है, और उसे वो संतान की तरह प्रिय होती है। तो यदि जैसे कोई माँ संतान को भूलती नहीं है, ऐसी कवि कविता को नहीं भूलता अपनी को, और हर कविता प्रिय होती है उसे। फिर निरंतर क्या होता है, आवश्यकता, हमें रोज ही पढ़ना होता है, हमें शो
करने होते हैं, 3-3 घंटे के शो भी करने होते हैं, एकल काव्य पाठ भी करना होता है, एक शाम अर्जुन सिसोदिया के नाम, उस दिन कोई दूसरा कवि नहीं है। अब आपको यदि इतना स्मरण ही नहीं है कि आप 3 घंटे तक बोल सकें, तो फिर कैसे करेंगे आप? और देखिए, आप हारे हो, थके हो, नींद में हो, लेकिन ऑडियंस को इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं कितनी दुविधा में, कितनी परेशानी में, इससे अभी जो साक्षात्कार में जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें आर्टिस्ट फ्रेश चाहिए। आप कितनी रात जगे हैं, कितने भागे हैं, कितनी घर पे परेशानी, इससे कलाकार की इस परेशानी से जनता को मतलब नहीं होता। जनता को तो उसे संपूर्ण कवि चाहिए, उसका सबसे बेस्ट चाहिए, 100% चाहिए। और आप यदि नहीं देंगे तो उसे आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा तो फिर कवि तो आनंद के लिए बुलाया जाता है। तो आप यदि इसे व्यवसाय भी मान लें, इस बाजार में भी खड़े हों, यद्यपि मैं कविता को ना मार्केट ना बेचने वाली चीज मानता हूं, ये बात अलग है कि कविता कुछ दिला देती है आपको, आपको यश दिला दिया, आपको धन दिला दिया, अर्थ भी दिला दिया, लेकिन कविता तो पूजा की चीज है। और वो निरंतर आप चूंकि मंच पर रहते हैं, शो करते हैं, तो वो अभ्यास में आ जाती है। कई बार दिमाग कहीं दूसरी भी हो तो जीभ को अभ्यास हो जाता है, वो शब्द अपने आप खींच लाती है जो आना होता है। इतना मस्तिष्क भी यदि थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुआ है तो ये जीभ को अभ्यास हो गया है, वाणी को इतना अभ्यास हो गया कि आने वाला शब्द कौन सा है वो चयन कर लेती है, ले आती है। तो ये है। और देखिए, वही है कि आर्टिस्ट, वही मेरे साथ के जितने भी कवि हैं, आप मुझे ही नहीं, जितने भी बड़े रचनाकार हैं मंच के, जितने भी परफॉर्मर बड़े अच्छे रचनाकार हैं, वो सब के सब बिना देखे ही पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, आप अध्ययन से, अध्यापन से जुड़े। मैं शिक्षक हूँ मूलतः, विद्यार्थी रहा, पढ़ा, फिर पढ़ाने में लगा, तो बच्चों को रटाने का काम रहा, स्टिक लेके बच्चों को रटाया, तो खुद भी तो अभ्यास में कुछ चीजें आनी थी, तो चीजें सारी सारी रहती हैं। वो ये भी है कि आप निरंतर जिस वातावरण में रहते हो ना, वो चीजें याद रहती हैं। फिर मेधा और स्मृति बहुत अच्छी रही, यद्यपि अब थोड़ा सा आयु के उसके हिसाब से वो नहीं, लेकिन वे बहुत सारी कविताएं हमें, पहले दिनकर जी की, इनकी उनकी, अब तो अपनी कविताएं, लेकिन हमें बहुत सारी कविताएं दूसरे कवियों की उस विद्यार्थी जीवन में याद थी। और हमारे समय योगिता जी, आपने भी विद्यार्थी जीवन में अंताक्षरी हुआ करती थी, जो साहित्यिक अंताक्षरी होती थी। तो आपको कवियों की कविताएं याद नहीं है तो आप वो अंताक्षरी नहीं जीत सकते थे प्रतियोगिता। दूसरी बात, एक ही तुकांत पे तोड़ने वाली कविताएं याद होनी चाहिए, दूसरे को संकट में डालने के लिए। तो हमने हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला रट ली थी पूरी, और मधुशाला रट ली, हमें पता था कि उसका हर तुकांत ले पे टूटता है। वाला, आला, जाला, प्याला, मतवाला, तो 4 बार मधुशाला बोल दिया आगे वाला चित्त, कहां से लाए वो अक्षर। तो वो सारी की सारी बचपन में बहुत सारा अभ्यास था, रुचि भी थी मन में, बहुत सारी चीजें जो पढ़ी पुस्तक वो रुचि के साथ पढ़ी, और वो कंठस्थ होती चली गई। रामचरितमानस की बहुत सारी चौपाइयां, चूंकि जो मुझे प्रभावित करती थी वो याद हो जाती थी। वो जहां राम बैठे हैं, शिला पर बैठे हैं, सीता का हरण हो गया है, वर्षा ऋतु है, प्रतीक्षा है, सुग्रीव ने कह दिया है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी तो भेजा जाएगा वानरों को, अभी तो भेजा नहीं जा सकता इस काल में। तो बैठे हैं, आकाश में बादल हैं, बूंदें गिर रही हैं, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए हैं राम। क्या कमाल लिखते हैं बाबा तुलसीदास, उन्होंने लक्ष्मण से कहा राम ने कि बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। लक्ष्मण देखो, ये वर्षा की बूंदें गिरती हैं वेग के साथ पत्थर की शिलाओं पर, लेकिन पत्थर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। जैसे सज्जन लोग जो होते हैं ना, उन्हें कोई गाली दे, कोई दुष्ट कुछ कह जाए, कुछ करे, वो सब कुछ शांत होकर के सह लेते हैं, वैसे इस भाव से वो सह रहे हैं। तो भूमि परत भा डाभर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। आकाश से बूंद गिरी, बिल्कुल निर्मल थी जब वो आई, लेकिन मिट्टी में गिरी तो डाभर मैली हो गई, मटमैली हो गई मिट्टी के साथ। ऐसे ही लक्ष्मण, जब तक जीव का जन्म नहीं होता, माँ के गर्भ में होता है, वो पवित्र होता है। जैसे ही वो जन्म लेता है, इस संसार में आता है, तो जैसे आकाश की बारिश की बूंद यहाँ गंदी हो जाती है,
और मैली हो जाती है, वैसे ही जैसे संसार की इस दुनिया में इसमें आंख खोलता है, बड़ा होता है, इसमें जीता रहता है, तो वो माया लिपट जाती है उसे, और वो आत्मा अशुद्ध हो जाती है। फिर ये चाहिए, वो नहीं चाहिए जिसने भेजा है, उसे भूल जाता है, फिर उसके अलावा सब कुछ चाहिए। तो मैं जब भी कोई पुस्तक पढ़ी, तो उसमें जब कुछ मुझे ऐसा लगा कि मुझको बहुत भीतर तक छू गया, तो फिर मुझे एक स्मरण भी हो गया। बहुत सुंदर। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, और आपने जितनी कविताएं मुझे सुनाई, बहुत रोमांचित करने वाली वो कविताएं रही हैं। और सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आप प्रसंगों के साथ उन्हें सुनाते हैं। तो जब आप उस कहानी को, उस प्रसंग को सुनते हैं, फिर कविता सुनते हैं, तो एक आंखों के सामने बिल्कुल चलचित्र होता है, ऐसा अनुभव होता है कि वो चीजें अभी घट रही हैं। और जिस जोश के साथ आपने मुझे सुनाया, हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि आज का इंटरव्यू मेरा अधूरा रह जाएगा अगर मैंने आपका एक दिन और इंटरव्यू नहीं लिया तो, क्योंकि उस इंटरव्यू में मुझे आपको और जानने का मौका मिलेगा। पर आज चूंकि आप अपने कॉलेज में भी हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, और समय आपसे विदा लेने का हो गया, तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना मुझे समय दिया, धन्यवाद। कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। और यूं ही आप लोगों के अंदर, लोगों के हृदय के अंदर देशभक्ति की भावना जगाते चलिए, क्योंकि आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमारी आज की युवा पीढ़ी को भी है। जैसे आपने एक बहुत अच्छा सेगमेंट बताया जिसमें कहा कि एक पीढ़ी जो है सिर्फ धन कमाना कैसे है उस तरफ है, और जो घर की नाकारी पीढ़ी जिसे कहा जाता है, बस वही पीढ़ी ऐसी है जो कि देश के लिए आगे खड़ी हो जाती है। और हम चाहते हैं कि देश के लिए हर युवा सरहद पर एक बार जरूर जाए, तब उसे समझ में आए कि हर एक सांस की कीमत उसकी क्या है। आपका बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। फिर मिलेंगे। नमस्ते।